सभी का स्वागत है इनसाइड लाइंस की एक नई कहानी में। आज हम एक ऐसी कला पर बात कर रहे हैं जो आप सोचिए 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी है। असरदार तरीके से अपनी बात रखना, मतलब पब्लिक स्पीकिंग। हमारे पास डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो 1915 की है। तो देखते हैं कि इसमें से कौन से नगेट्स, कौन सी इंसाइट्स आज भी काम की हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि किसी ऑडियंस के सामने खड़े होकर बोलने का एक कॉन्फिडेंस आखिर आता कहाँ से है? क्या ये बस कुछ रूल्स जानने की बात है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, कार्नेगी साफ कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कोई सूखे बेजान नियमों को रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली कॉन्फिडेंस वो आता है जब आपकी बातों में सच्चाई हो, ताकत हो, एहसास हो और मतलब जान हो, लाइफ। सोचिए ना, एक बेजान घोड़े को नाल पहनाने से क्या फायदा है ना? हाँ, सही बात है। नहीं है, तो दुनिया के सारे सिद्धांत बेकार हैं। कार्नेगी तो यहाँ तक कहते हैं कि ये आज के ऑटोमोबाइल और एक्सप्रेस ट्रेन के ज़माने में बैलगाड़ी वाले तरीके इस्तेमाल करने जैसा होगा। हम्म। तो सबसे ज़रूरी है इन प्रिंसिपल्स को समझना, गहराई से समझना और फिर उनको प्रैक्टिस करना। सिर्फ पढ़ने या सोचने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बनना होगा। और ये प्रिंसिपल्स कोई हवा में नहीं बने हैं। ये अच्छे स्पीकर्स और एक्टर्स के तरीकों पर ही बेस्ड है, चाहे वो उन्हें नेचुरली अपनाते हो या फिर सीख कर। ये बात तो समझ में आई कि रूल्स रटना काफी नहीं है, उसमें जान होनी चाहिए। पर अक्सर हम देखते हैं कि स्पीकर्स बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, एक ही टोन में बोलते रहते हैं। इससे कैसे बचा जाए? मतलब लिसनर को बांधे कैसे रखें? हाँ, मोनोटनी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको तोड़ने के दो बहुत कारगर तरीके कार्नेगी बताते हैं। पहला है एम्फेसिस, यानी सही शब्दों पर जोर देना। देखिए, हर शब्द बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको चुनना होगा कि किस शब्द या फ्रेज पर जोर देना है, किसे थोड़ा बैकग्राउंड में रखना है। इससे मतलब साफ होता है, बात में वजन आता है। जैसे किताब में वो वेंडेल फिलिप्स के भाषण का उदाहरण है, जहां वो तूसट लोअर थर्ड की तुलना नेपोलियन, क्रॉमवेल, वॉशिंगटन से करते हैं। वो कहते हैं, मैं उसे नेपोलियन कहता लेकिन नेपोलियन, मैं उसे क्रॉमवेल कहता लेकिन क्रॉमवेल, मैं उसे वॉशिंगटन कहता लेकिन महान वर्जीनियन गुलाम रखता था इस आदमी ने। यहां देखिए, जिन शब्दों पर जोर दिया उससे पूरी बात का इम्पैक्ट बदल गया। हाँ, ये तो है। पता चलता है कि स्पीकर किसको ज्यादा महत्व दे रहा है। एग्जैक्टली। अगर बस पढ़ दे तो वो असर आएगा ही नहीं। अच्छा, और ये दूसरा तरीका, रफ्तार बदलने वाला, वो कैसे काम करता है? हाँ, दूसरा तरीका है टेम्पो बदलना, मतलब बोलने की रफ्तार में बदलाव लाना, चेंज ऑफ पेस। सोचिए, जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन एकदम से धीमी हो जाए। ध्यान जाता है उस तरफ। बिल्कुल, वैसे ही स्पीच में टेम्पो का अचानक बदलना ऑडियंस का अटेंशन पकड़ता है, उनकी रुचि बनी रहती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये टेम्पो का बदलाव बेवजह नहीं होना चाहिए। ये इमोशन के हिसाब से हो। गंभीर बात है तो शायद धीमी रफ्तार, जोश वाली बात है तो तेज। अगर सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए करेंगे तो मजाक बन सकता है। हाँ, बनावटी लगेगा। हाँ, तो कार्नेगी कहते हैं कि मिली जुली रफ्तार, जिसे उन्होंने शॉटगन टेम्पो कहा है, वो अक्सर सबसे अच्छी रहती है। जरूरत के हिसाब से बदलना। ठीक है, तो आवाज का उतार चढ़ाव यानी एम्फेसिस और रफ्तार यानी पेस, ये दोनों समझ आए। लेकिन क्या चुप रहने का भी कोई रोल है? मतलब पॉज लेने का, या वो सिर्फ सांस लेने के लिए होता है? बिल्कुल है। पॉज एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ज्यादा पावरफुल। ये सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, इसके कई स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। पहला, ये सस्पेंस बनाता है। जैसे वो विलियम जेनिंग्स ब्रायन वाला उदाहरण है ना किताब में। हाँ। उन्होंने कहा, इट वॉज माई प्रिविलेज टू हियर, फिर पॉज लिया। द ग्रेट इवेंजलिस्ट, फिर पॉज लिया। ड्वाइट एल मूडी। अब ऑडियंस इंतजार करती है और जो बात इंतजार के बाद आती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। दूसरा फायदा, ये जरूरी आइडियाज को हाईलाइट करता है। किसी खास पॉइंट से ठीक पहले या ठीक बाद में पॉज लेने से वो ज्यादा असरदार लगता है। ऑडियंस को सोचने का एक पल मिलता है। तीसरा, ये नए विचार को इंट्रोड्यूस करने या फिर दो अलग विचारों के कॉन्ट्रास्ट को दिखाने में मदद करता है। जैसे डेमोस्थेनीज का वो भाषण, तुम पढ़ाते थे, पॉज। मैं स्कूल जाता था, पॉज। तुमने दीक्षा दी, पॉज। मैंने प्राप्त की। यहाँ पॉज से हर हिस्सा अलग और दमदार लगता है। लेकिन हाँ, इसका गलत इस्तेमाल हास्यास्पद भी हो सकता है।
जैसे वो नेताजी वाला किस्सा है, नियाग्रा फॉल्स पर भाषण देते हुए। नशे में। हाँ, बार बार 147 फीट हाई पर पॉज ले रहे थे। तो पॉज सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं डेटा, लॉजिक, फैक्ट्स, इन पर बहुत जोर है। तो क्या सिर्फ तर्क और तथ्य पेश करना काफी नहीं है लोगों को कन्विंस करने के लिए? कार्नेगी के जमाने में क्या सोच थी? नहीं, कार्नेगी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि इंसान एक फीलिंग एनिमल है, भावना प्रधान प्राणी। हम ज्यादातर फैसले रीजनिंग से, फीलिंग से लेते हैं। आप ही सोचिए, डाइट चार्ट देखकर कौन खाना चुनता है रोज? हाँ, वो तो है, जो अच्छा लगता है वही खाते हैं। बस, तो अगर आप लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं, जैसे बाल मजदूरी खत्म करने के लिए वोट देना या आज़ादी के लिए लड़ना, तो आपको उनके इमोशंस को छूना होगा, दिल को। दुनिया के महान भाषण, टैरिफ रिडक्शन या पोस्ट ऑफिस एप्रोप्रिएशंस जैसे सूखे विषयों पर नहीं दिए गए। वो भाषण याद रखे जाते हैं जिनमें इमोशनल फोर्स होता है, पैशन होता है। पैट्रिक हेनरी का भाषण क्यों अमर है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ? क्योंकि उसमें आज़ादी के लिए जबरदस्त पैशन था। सही बात। और एंथुजियाज्म यानी जोश, वो कंटेजियस होता है, फैलता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बैंड बजाती हैं, तालियां बजवाती हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि वोट पाने के लिए रीजनिंग से ज्यादा एंथुजियाज्म जगाना असरदार हो सकता है। किताब में वो वॉच एड का उदाहरण भी है ना? हाँ, प्राइड ऑफ ओनरशिप वाला। हाँ, वो ड्यूरेबिलिटी बताने वाले एड से दुगना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसने इमोशन को टारगेट किया। वेबस्टर ने भी कहा था कि एलोक्वेंस का असली राज इमोशनल होता है, ये दिल से निकलता है, बनावटी नहीं हो सकता। इनसाइड लाइन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिल सकें। इमोशन की बात तो समझ आई, ये वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन क्या बिना सीधे तर्क दिए या इमोशन जगाए भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोई तरीका है? मतलब बिना बहस किए? हाँ, इसे सजेशन कहते हैं, सुझाव की शक्ति। जब कोई विचार बिना हमारी कॉन्शियस रीजनिंग को ट्रिगर किए सीधे हमारे मन में बैठ जाए और कोई राय या एक्शन पैदा कर दे, तो वो सजेशन से होता है। कार्नेगी मानते थे कि हम में से ज्यादातर लोग कॉन्शियस रीजनिंग से नहीं, सजेशन से चलते हैं, अनजाने में। अच्छा, कैसे? इसके 3 आधार बताए गए हैं। पहला, हम अथॉरिटी का सम्मान करते हैं। अगर हमें लगता है कि स्पीकर नॉलेजेबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं बिना ज्यादा सवाल किए। दूसरा, हम लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाते हैं, स्वभाव से। एक बार कोई फीलिंग या आइडिया मन में बैठ जाए तो उसे निकालना मुश्किल होता है। कोई भी आइडिया जो दिमाग में आता है वो एक्शन में बदल जाता है, जब तक कोई मजबूत विरोधी विचार उसे रोके नहीं। और तीसरा, हम एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे भीड़ में होता है? बिल्कुल, क्राउड का जोश या डर हम पर भी असर डालता है। तो स्पीकर के लिए सजेशन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी है ऑडियंस का कॉन्फिडेंस जीतना, भरोसा। अगर ऑडियंस स्पीकर पर ट्रस्ट नहीं करती तो सजेशन काम नहीं करेगा। हेनरी ग्रेडी ने अपने भाषण की शुरुआत में ह्यूमर, सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी दिखाकर ऑडियंस का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, ये एक जिम्मेदारी भी है, सजेशन का इस्तेमाल सच्चाई और अच्छे मकसद के लिए ही होना चाहिए, धोखा देने के लिए नहीं। ये सजेशन वाली बात दिलचस्प है, खासकर जब हम एक बड़ी ऑडियंस से बात कर रहे हों। तो जब हम एक भीड़ से बात करते हैं तो क्या वहाँ साइकोलॉजी अलग तरह से काम करती है? भीड़ में लोगों का बर्ताव क्यों बदल जाता है? हाँ, क्राउड साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। क्राउड एक अकेली एंटिटी की तरह सोचती है, रीजन कम करती है, फील ज्यादा करती है। अच्छा। हाँ, भीड़ में तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है और भावनाओं में बहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। रस्किन ने कहा भी था कि आप भीड़ को कुछ भी मानने के लिए मना सकते हैं, वो विचारों को इन्फेक्शन की तरह पकड़ती है। भीड़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी कम हो जाती है। हाँ, वो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ वाला एटीट्यूड। बिल्कुल, इसीलिए लोग एक्सट्रीम आइडियाज पर भी एक्ट कर सकते हैं। क्राउड सजेस्टेबल होती है और उसे एक लीडर चाहिए होता है। तो स्पीकर का काम होता है ऑडियंस को एक क्राउड में बदलना, मतलब उनके माइंड्स और इमोशंस को यूनिफाई करना। ये कॉमन नीड्स, एस्पिरेशंस, फियर्स या इमोशंस को जगाकर किया जा सकता है। शेक्सपियर की जूलियस सीजर में मार्क एंटनी का भाषण वो क्लासिक उदाहरण है। हाँ, वो कैसे भीड़ को भड़का देता है। एग्जैक्टली।
कैसे एंटनी ने लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें एक मॉब में बदल दिया। इसके प्रैक्टिकल तरीके भी हैं, जैसे तालियां बजवाना, सबसे एक साथ कुछ गवाना, ऑडियंस को पास पास बिठाना। मकसद होता है एक कॉमन फीलिंग पैदा करना। लेकिन यहाँ भी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो इस पावर का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करे, डेमोगॉग न बने। ये सारे प्रिंसिपल्स, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, इमोशन, पॉज, सजेशन, क्राउड साइकोलॉजी, ये सब पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो बहुत दमदार लगते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मंच के लिए हैं या रोजमर्रा की बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में भी काम आते हैं? अरे बिल्कुल, बातचीत में भी उतने ही महत्वपूर्ण है, शायद ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर दुनिया बदलने वाले फैसले बड़ी पब्लिक स्पीचेस में नहीं होते। कहाँ होता है फिर? वो होते हैं इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, डिप्लोमैटिक मीटिंग्स, बिजनेस डील्स, बोर्ड मीटिंग्स। सोक्रेटिस ने भी अपने विचार पब्लिक रोस्ट्रम से नहीं, पर्सनल कॉन्वर्सेशंस के जरिए फैलाए थे। अच्छा। हाँ, ग्लैडस्टोन के पिता कॉन्वर्सेशन को एक आर्ट मानते थे। घर पर डिनर टेबल पर डिस्कशन होता था, जिससे युवा ग्लैडस्टोन की बोलने की क्षमता निखरी। कॉन्वर्सेशन में भी पॉइज, अलर्टनेस, प्रिसिजन, क्लैरिटी और फोर्स की जरूरत होती है। और शायद सबसे जरूरी है कंसंट्रेशन। ध्यान भटकने ना दें, नर्वस होके करने से बचें। अपनी बात पर टिके रहना इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन की कुंजी है। तो हाँ, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये सिद्धांत आज भी हैरान करते हैं कि इंसान को समझने और उससे जुड़ने के तरीके कितने टाइमलेस हैं, है ना? बिल्कुल। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां कॉन्वर्सेशन अक्सर इम्पर्सनल हो जाता है, शायद इन उसूलों की अहमियत और भी बढ़ गई है। अपनी बात में सच्चाई लाना, एहसास लाना, जोश लाना, दूसरों की भावनाओं को समझना और ध्यान से सुनना। सोचने वाली बात यह है कि हम आज के दौर में ऑथेंटिक कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। So, we'll meet again in the next episode with another inspiring story. Until then, thank you from the Inside Lines YouTube channel. And if this video reaches 5,000 likes, I'll create the second part. Thank you.